वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि 498 के केस को जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें डाउरी का क्या रोल होता है। अगर सपोज करो कि हस्बैंड ने डाउरी नहीं मांगा है, हस्बैंड के किसी भी रिलेटिव ने डाउरी नहीं मांगा है या डाउरी को लेकर दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया है, उसको टॉर्चर नहीं किया है, उसको हैरेस नहीं किया है, तो क्या इसके बावजूद भी 498 के केस में एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है? इसको हम डिटेल में समझेंगे आज। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over the situation. इसको समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के एक केस को भी समझेंगे। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ ये डिस्क्राइब किया, डिटेल में बताया कि 498 के केस में डाउरी का क्या रोल होता है। अगर डाउरी की डिमांड नहीं की गई है, हस्बैंड ने डाउरी नहीं मांगा है, डाउरी के डिमांड को लेकर पत्नी को टॉर्चर नहीं किया गया है, तो क्या इसके बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर हो सकता है? इसको कैटेगोरिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया था। इस केस का नाम है अलूरी वेंकटा रमन्ना वर्सेस अलूरी तिरुपति राव एंड अदर्स। सो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं। इस केस में पति और पत्नी की शादी होने के बाद कुछ समय के बाद जो है पत्नी ने पति के और पति के घर वालों के खिलाफ 498 में एक एफआईआर को रजिस्टर करवाया। पत्नी ने ये कंप्लेंट की थी कि उससे शादी के समय 1 लाख रुपए लिए गए थे दहेज के तौर पर और 10 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है घर वालों ने दी थी दहेज के नाम पर। लेकिन इसके बावजूद भी उसको जो है घर में टॉर्चर किया जाता रहा। पति और पति के घर वाले उसको फिजिकली टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, उसको हैरेस करते थे, उसको परेशान करते थे। सो फाइनली इन सभी से तंग आकर जो है उसने 498 में एक एफआईआर को रजिस्टर करवाया और जब एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसके बाद हस्बैंड और हस्बैंड की जो मदर है वो इस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वो अपनी क्वेश्चन पिटिशन में क्या ग्राउंड रखते हैं, इसको समझना जरूरी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें कहीं भी पत्नी ने ये एलिगेशन नहीं लगाया है कि उसको डाउरी को लेकर हैरेस किया गया है, उसको डाउरी को लेकर जो है परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है, कहीं भी नहीं है। मतलब ये कि डाउरी को लेकर उसको कभी जो है टॉर्चर किया ही नहीं गया, उसको जो है डाउरी को लेकर कभी हैरेस किया ही नहीं गया। तो जब डाउरी को लेकर जो है उसको हैरेस नहीं किया गया है तो यहाँ पर 498 का केस नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने उनकी बात को समझा भी और उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया। जब एफआईआर को क्वैश करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट पत्नी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करता है इसको समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 498 केस में डाउरी के रोल को किस तरह से समझाया, इसको समझना जरूरी है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि डाउरी के लिए अगर हैरेसमेंट नहीं हुआ है तो क्या 498 में एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है। सो बेसिकली इसको समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, सबसे पहले सेक्शन 498 कहता क्या है इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली सेक्शन 498 कहता है कि अगर पति या पति का कोई भी रिलेटिव, हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव अगर पत्नी के ऊपर क्रुएलिटी करते हैं तो जो है उनके खिलाफ सेक्शन 498 में केस को रजिस्टर किया जा सकता है और उनको 3 साल की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से सेक्शन 498 सिर्फ इतनी बात करता है। सेक्शन 498 बात करता है क्रुएलिटी की। अगर पत्नी के खिलाफ क्रुएलिटी हुई है तो पति और पति के घर वालों के खिलाफ 498 में केस रजिस्टर होगा। लेकिन ये क्रुएलिटी है क्या? हम कब कहेंगे कि पति और पति के घर वालों ने क्रुएलिटी की है? इसको भी सेक्शन 498 में डिफाइन किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग दो तरह से क्रुएलिटी पत्नी के ऊपर हो सकती है। मतलब कि क्रुएलिटी की दो डेफिनेशन दे रखी है। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? पहली डेफिनेशन कहती है कि अगर पति या पति का कोई भी रिलेटिव कोई ऐसा कंडक्ट करता है जिससे पत्नी सुसाइड करने को मजबूर हो जाए या पत्नी की लाइफ, लिम्ब और हेल्थ पर कोई खतरा हो, उसको इंजरी पहुंचे, तो हम इसको जो है क्रुएलिटी कहेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें, सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि कोई भी ऐसा कंडक्ट जो पत्नी की लाइफ को, पत्नी की बॉडी को, पत्नी की हेल्थ को इंजरी पहुंचाता है, उसको खतरे में डालता है, उसको मतलब हैरेस करता है अगर पत्नी को, तो इसको हम क्रुएलिटी मानेंगे। अगर पत्नी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो ये जो है क्रुएलिटी के डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर कहीं भी दहेज की बात नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति या पति के घर वाले, पति का कोई भी रिलेटिव पत्नी को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हैं, उसको हैरेस करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं,
तो ये क्रुएलिटी की डेफिनेशन में कवर हो रहा है। ये पहली डेफिनेशन है क्रुएलिटी की। अब इसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर पति या पति का कोई भी रिलेटिव पत्नी को कुछ लाने के लिए, चाहे वो दहेज हो या कोई भी वस्तु हो, लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसको हैरेस करते हैं, या अगर वो नहीं ला पाती है तब उसको हैरेस करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो भी जो है ये क्रुएलिटी की डेफिनेशन में कवर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 498 की डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया कि दहेज का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। अगर दहेज नहीं भी माँगा गया है, इसके बावजूद पत्नी को टॉर्चर किया गया है, उसके साथ जो है हैरेसमेंट किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है, तो वो क्रुएलिटी होगी और 498 में केस रजिस्टर हो सकता है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को भी कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इस केस में साफ-साफ ये बता रखा है कि किन-किन इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत होती है 498 में केस को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस केस का नाम है यू सुवेथा वर्सेस स्टेट। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भई देखो 3 इंग्रीडिएंट्स होते हैं सेक्शन 498 के केस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ये तीनों इंग्रीडिएंट्स क्या हैं? इसको समझते हैं। 498 के केस को एस्टैब्लिश करने के लिए पहला इंग्रीडिएंट ये है कि जो महिला कंप्लेंट कर रही है, उस महिला की शादी हुई होनी चाहिए। अगर उस महिला की शादी हुई है, तो वो 498 में केस को रजिस्टर करवा सकती है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रीडिएंट है, वो ये है कि उस महिला के साथ क्रुएलिटी हुई है, उसको हैरेस किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। ये दूसरा इंग्रीडिएंट है। इसके बाद जो तीसरा इंग्रीडिएंट है, वो ये है कि जो ये क्रुएलिटी हुई है महिला के साथ, उसको उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने किया है। अगर ये तीनों इंग्रीडिएंट किसी भी केस में मौजूद हैं, तो उस केस में 498 का केस रजिस्टर हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये साफ-साफ क्लियर हो गया कि डाउरी का कोई भी रूल नहीं होता है। अगर 498 में केस को रजिस्टर करवाना है, तो वहाँ पे क्रुएलिटी होना ही सफिशिएंट है। अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है और उसके साथ क्रुएलिटी होती है, उसको हैरेस किया जाता है और हैरेस करने वाला, क्रुएलिटी करने वाला या तो उसका पति है या पति का कोई भी रिलेटिव है, तो जो है इस सिचुएशन में 498 का केस रजिस्टर हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि 498 में जब हमने क्रुएलिटी की डेफिनेशन को समझा था, तो जो पहली डेफिनेशन थी, वो साफ-साफ ये कहती थी कि अगर पत्नी को हैरेस किया गया है, टॉर्चर किया गया है, उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, अगर उसको फिज़िकली या मेंटली नुकसान पहुँचाया गया है, उसको हार्म किया गया है, तो ये क्रुएलिटी में कवर होता है। यहाँ पर दहेज का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर दहेज को लेकर टॉर्चर नहीं भी किया गया है, तो भी 498 में केस को रजिस्टर किया जा सकता है। सो बेसिकली इस तरह से अब ये क्लियर हो गया होगा कि अगर पत्नी को जो है दहेज को लेकर टॉर्चर नहीं किया गया है, उसको हैरेस नहीं किया गया है, उसके ऊपर क्रुएल्टी नहीं की गई है, तो इसके बावजूद भी 498 का केस बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।